आज देश में बात की जाती है नौजवानों की, क्योंकि ये कहा जाता है कि देश को अगर विकास की ओर लेकर जाना है तो नौजवानों को शक्ति, जो उनके अंदर शक्ति है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना जरूरी है। एक नौजवान बचपन से ही पढ़ना शुरू करता है सिर्फ एक आस में कि उसका भविष्य सुधरेगा, उसको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, वो अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर वो जिस नौकरी के लिए इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद कर रहा है, अगर उसे वही नौकरी नहीं मिलेगी तो जरा सोचिए कि आखिर उसकी पढ़ाई, उसके वो सपने, उसका वो सपना कि वो देश का नाम रोशन करेगा, उसका क्या होगा। एक आज नौजवान जो ज्यादा कोशिश करता है, ज्यादा पढ़ाई करता है, वो कोशिश करता है सरकारी नौकरी पाने की। लेकिन सरकारी नौकरियों का आखिर हाल क्या होता है, वो मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ चाहूंगा कैमरामैन कैमरा घुमाएं और आपको दिखाएं कि मेरे साथ कुछ नौजवान हैं। ये वो लोग हैं जनाब जिन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम, जो कि कई विषयों पर हुआ। ये मैथ्स के जो हैं सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, कुछ का इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, कई स्टे लगे, कई कानूनी जो है एक लड़ाई इन्होंने लड़ी। लेकिन आज भी ये हरियाणा एसएससी बोर्ड के बाहर खड़े हैं और चेयरमैन से मिलना चाह रहे हैं। सिर्फ एक जवाब चाहते हैं कि आखिर उनकी भर्ती कब होगी। जनाब, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मनोज कुमार। मनोज कुमार, आज आप यहाँ पे पहली बार आए हैं या बहुत लंबे समय से चल रहा है? हम लगातार 2 साल से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। 2015 में हमारी पीजीटी मैथमेटिक्स की भर्ती स्टार्ट की थी इन्होंने। मार्च 16 में इंटरव्यू पेपर लिया था, हमारा स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था। अक्टूबर 16 में उसका रिजल्ट आ गया था और नवंबर 2016 में, 18 में नहीं, 2016 में हमारे इंटरव्यू हो गए थे। हमें उस दिन बड़ी आस थी इस सरकार से कि आज ही घर जाएंगे, उससे पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज तक 2 साल से ऊपर हो चुका है, हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आज तक भी रिजल्ट नहीं आया। बीच में क्या बहाना लगाएगा कि आपके सटे हैं। हमने इनके साथ मिलके एसएससी चाहते, हालांकि इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कौन से केस हैं। हमने खुद केस निकलवाए, आरटीआई लगाई, केस बताए। और आरटीआई में यहाँ 1 मिनट लेना चाहूँगा। एक केस ऐसा केस था उमा देवी का 1021, यहाँ से 2 साल तक आरटीआई हमारे पास है। उसमें ये लगा कि इसमें सटे है। हमने लगातार 2 साल तक कोर्ट में जाते रहे, कभी इनके कैंडिडेट नहीं पूछते, कभी उनका वकील नहीं आता, कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते। इस प्रकार से लगातार वो केस चलता रहा। आखिर में हमने जज साहब से क्लैरिफिकेशन ली और क्लैरिफिकेशन में क्या कहा जज साहब ने, आप सुनिए हैरानीजनक बात, जिस पे ये कह रहे थे कि इस केस के कारण आपकी भर्ती नहीं कर सकते। जज साहब ने ये कहा कि इस केस पे तो कभी सटे था ही नहीं, इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर है, आप इसकी रिजल्ट रोक के आप बाकी के निकालिए, हमने कम मना किया है। और ये कहते हैं कि इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं निकाल रखे। यानी कि ये यहाँ जो है हरियाणा जो हाई कोर्ट है उनके जजों से भी बढ़ के बैठे हैं। हमने चलो 11 स्टे थे, हम कैंडिडेट ने सभी ने पैसे कलेक्शन करके हमारे 8 लाख से ऊपर लग के वकीलों, प्राइवेट वकील किया, इनका भी हमने। आपने खुद का वकील किया, इनकी तरफ से जो वकील था उसका क्या? वो था ही, वो तो कभी आते थे कभी नहीं आते थे। अर्ली हियरिंग लेनी पड़ती थी उनकी वजह से, हमें उसका एक वकील का 1 लाख रुपए खर्चा होता था। इस प्रकार से हमने एक केस पे भी 2-2, 4-4 लाख रुपए लगा के टोटल 8 लाख रुपए हमने लगाए। और उसके बावजूद 21 अगस्त को सारे सटे हट गए। हम फिर भी खुश थे, चलो आज हम 21 अगस्त है, अभी अगस्त में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, अब हम जल्दी ही नौकरी लग जाएंगे। और वो बच्चे जो 4 साल से ये वेट कर रहे थे कि हमारे स्कूलों में गणित के अध्यापक आएंगे, 1427 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट मैथ की ही खाली हैं इसमें, और वो वेट कर रहे हैं स्कूलों में कि हमारे अध्यापक आएंगे, हम गणित सीखेंगे, गिनती से आगे पढ़ना सीखेंगे। जो बच्चा जो 15 छठी में आया था, आज वो 10वीं में पहुंच गया, लेकिन उसको गणित का अध्यापक नहीं मिला। हमें आज थी, अब हम जाएंगे। हमारे और अदर साथी थे, हमें बहुत खुशी हुई, उन सब के रिजल्ट निकाल के वहाँ लगा दिए। लेकिन कुछ कोर्ट केसेज से रिलेटेड 150-200 कैंडिडेट का, जिनकी डीवी सितंबर में ले चुके हैं 29 तारीख को, आज तक उनका इंटरव्यू का एक नोटिस नहीं निकाला, जो 1 घंटे का काम है। हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय चेयरमैन साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि आज एक नोटिस, छोटा सा नोटिस जो है वो निकाल के 5-7 दिन के बाद इंटरव्यू लेके हमारा रिजल्ट निकाल दीजिए। नहीं तो 5 जनवरी को जो एस्टेट आ रहा है, जो नॉन एस्टेट कैंडिडेट हैं, वो फिर से केस लगा देंगे और फिर कोर्ट इसका सटे लग जाएगा। फिर यहाँ से ये जवाब आएगा कि कोर्ट सटे है जी, क्या करें, हम मजबूर हैं। उसके बाद मजबूर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब तो मजबूर नहीं है, अब तो कर ही सकते हैं। जो 2 दिन का काम भी नहीं है, अब उनमें 2 महीने 2 साल लग चुके हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैडम आई हुई हैं इतनी दूर से, कोई महेंद्रगढ़ से, कोई सिरसा से, सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारा नोटिस निकाल दीजिए। और उसके बाद जो
जनवरी में एस्टेट होने का जो खतरा है उसका फिर शामिल होगा तो उसके बाद फरवरी में उनका रिजल्ट आएगा, डीएमसी तैयार होंगी, तब तक जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन आएगा, फिर हमारी भर्ती खत्म हो जाएगी। और वो स्कूल में जो इंतजार कर रहे हैं और जो यहाँ इतने कैंडिडेट जो योग्य हैं, जो अध्यापक वो लगने की कोशिश में हैं, वो सारा का सारा धरा रह जाएगा। हमारा 2.5 साल का कोर्ट में जो इतने पैसे लगाए, इतने धक्के खाए, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम हाथ जोड़ के चेयरमैन साहब से यही विनती करते हैं कि आप हमारा नोटिस निकाल के जल्दी से हमें रिजल्ट निकाल दिया जाए। धन्यवाद। जनाब, मनोज ने बखूबी ये पूरा मामला समझाया आपको कि आखिर किस तरीके से जो है स्टे लगे। 2 साल जो है 2015 में भर्ती निकली, 2016 में इंटरव्यू हुए और आज भी ये अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। वो नौकरी जो शायद इन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, बहुत पहले जो इन्होंने सपना देखा था अपना इंटरव्यू क्लियर होते ही, वो सपना बहुत पहले क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन लगातार जैसा कि इन्होंने कहा कि ये मिलते रहे हैं चेयरमैन से। आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी चेयरमैन से मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा? सर, लास्ट टाइम जब 19 दिसंबर को बात हुई थी, 1 दिसंबर को, उस टाइम चेयरमैन साहब ने बोला था कि आपका 15 तारीख तक सारा काम हो जाएगा, हम रिजल्ट फाइनल निकाल देंगे। 15 तक हम लोग सभी ने वेट किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब 19 तारीख को मिले, उस टाइम शाम को चेयरमैन साहब से बात हुई, उन्होंने हमें कहा और आश्वासन दिया कि आज शाम तक, जब तक आप घर नहीं पहुंचेंगे उससे पहले आपका नोटिस डल जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यूसली आते रहे हैं, चक्कर काटते रहे हैं, उसके बावजूद भी काम वहीं की वही है। टोटल अगर इसमें देखा जाए तो हमारा सारा 1 घंटे का काम है और वो क्यों नहीं हो रहा वो यही जाने। आज सुबह भी बात हुई थी, मैडम ने बोला था कि मंगलवार तक। आखिर हम लोगों ने यही मन बनाया है कि जब तक हमारा फाइनल नोटिस नहीं निकलेगा, हम सभी लोग यहीं पे धरना दे के बैठेंगे। जनाब, 15 दिसंबर को कहा गया था कि जो है आप बस घर जाइए, आपके रिजल्ट आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज 15 दिसंबर गए हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जो चीज़ ये चाहते थे वो नहीं हो पाई। एक बार फिर ये पंचकुला में है, सेक्टर 2 में है, हरियाणा एसएससी बोर्ड के ऑफिस के बाहर हैं और खड़े हुए हैं, लेकिन अभी बातचीत नहीं हो पा रही है। चेयरमैन साहब आ तो गए हैं, काफ़ी देर से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हो पाए, 2-4 सवाल हम भी पूछें उनसे कि आखिर इतना डिले क्यों, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो चलिए जनाब, इनसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज जनाब जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो है रोजगार का मसला, एक नौजवान से जुड़ा हुआ मसला। आज मैं जब इनसे बात कर रहा था तो एक और चीज़ निकल के आई, जरा मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा उनके ही मुंह से कि आखिर वो क्या चीज़ थी। आपका नाम जानना चाहूँगा। रमनीत कौर। रमनीत जी, मैंने सुना कि आप में से बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस स्कूल से निकाल दिया गया सिर्फ इस वजह से कि आप लोग इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, आप तो सरकारी नौकरियों में लग जाएंगे। ऑब्वियस है, उनकी बोर्ड की क्लासेस थी, उनको ये प्रॉब्लम थी कि अब इनका इंटरव्यू हो गया है, कभी भी सिलेक्शन हो सकती है, हमारी बोर्ड क्लासेस बीच में छोड़ देंगे। तो उसी वजह से उन्होंने हमारा टॉर्चर करना शुरू कर दिया और डे बाय डे कभी कोई रीज़न उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। तो रीज़न से दुखी होकर हम लोगों को स्कूल छोड़ना पड़ा। इसी वजह से अब 2 साल हो गए घर बैठे हुए। 2 साल से अभी नौकरी नहीं है आपके पास? तो उनके पास भी जाते हैं, उनके पास यही रीज़न होता है, पता तो चल ही जाता है, एवरी मैनेजमेंट नो ईच एंड एवरीथिंग। तो उनको पता चल जाता है कि ये बच्चे ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो इनके सिलेक्शन रोज़ तो रिजल्ट निकल रहे हैं, आज या कल इनका भी निकल जाएगा। बोर्ड क्लासेस को पढ़ाने का यही तो नुकसान होता है। मतलब एक टीचर पढ़ा भी रहा है, फ्यूचर भी बना रहा है, लेकिन उसी के साथ इस तरीके के हालात गुजर रहे हैं, तो सवाल तो उठने लाजमी है जनाब कि आखिर किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो काम कर रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप भी इस एग्जाम में अटेंड थे या फिर साथ में आए? My wife is there. आपकी वाइफ है, कौन है? Like she has not come there Okay. because my child is not feeling well, so that's why I have to come here. तो क्या रहा कि मतलब पहले वो जॉब कर रहे थे? She was working, वो काम कर रहे थे, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया डीएवी में से भी। हाँ, भी उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो वही आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, महीने में हो जाएगी, 2 महीने में। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू। क्या लग रहा है आज आप भी यहाँ पर हैं, आपकी वाइफ नहीं आ पाई पर उनकी जगह पे आप आए हैं, तो क्या एक नज़र आ रहा है कि कुछ समाधान होता हुआ? क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि जनवरी के बाद, अगर ये बात 5 जनवरी के बाद गई, मनोज ने कहा जैसा कि, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती हुई नज़र आ सकती है। उसमें तो श्योर शॉट है जी, ये गड़बड़ हो जाएगी। अगर इन्होंने रिजल्ट ना निकाला, जो 5 या 6 जनवरी को एचटेट हो जाएगा, तो उसमें यानी कि कैंडिडेट्स जो दूसरे वाले हैं वो स्टे ले लेंगे, एंड देन द जनरल इलेक्शंस एंड द स्टेट इलेक्शंस आर गोइंग टू हेल्ड साइमल्टेनियसली एज न्यूज़पेपर्स आर सेइंग देयर। सो दैट्स व्हाई ये भर्ती मेरे ख्याल से कैंसिल ही होगी अगर इन्होंने, चेयरमैन साहब ने या खट्टर साहब ने कोई डिसीजन ना लिया, तो
हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यानी कि समय से डिसीजन लेना ज़रूरी है, लेकिन एक सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर ये भर्तियां डिले क्यों हो रही हैं, क्या वजह लगती है? क्योंकि ये जो नौजवान हैं, ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते थे, जॉब छूट चुकी है, 2 साल से जो है घर पर हैं, सिर्फ इस आस में कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप आम परिवार से पूछें जिसके बच्चे की सरकारी नौकरी लगने वाली होती है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या लगता है कि क्यों इतना डिले हो रहा है? आपके अंदाजे से क्या वजह है? अभी हम पिछले 20 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा फैक्ट निकल के नहीं सामने आया, ना एचएससी ने हमें ऐसा कुछ बताया कि जिसकी वजह से हमारी भर्ती लटके, मतलब लीगल तरीके से लटके। क्योंकि एक पहले जो कोर्ट केसेस थे वो लगते थे कि भी लीगल हैं, अटकी हुई है भर्ती, लेकिन वो सब हमने अपने पैसे लगा के सोल्व करवा लिए। लेकिन अब कोई भी रीज़न नहीं है। हम तो सीधा एक क्वेश्चन रखते हैं सीएम साहब से, खट्टर साहब से, कि हमारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो अदर सब्जेक्ट की भर्ती थी वो कर दी और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी, लेकिन हम पीजीटी मैथ वाले अब भी सड़कों पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, रात भर यहाँ जाग रहे हैं, एचएससी के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन हमें एक जो इंटरव्यू नोटिस है, हमारे अंतिम चरण का जो इंटरव्यू नोटिस है, वो भी नहीं निकाल के दे रहे। और सबसे बड़ा डर हमें इस बात का है कि अगर 5 तारीख को एचटेट हो जाता है तो 5 तारीख वाले पेपर को देने वाले बच्चे 6 तारीख को ही कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे कि हमें भी भर्ती में शामिल करो, और वहाँ से अगर उनको सटे मिल जाता है तो हमारी भर्ती कैंसिल होगी। एक डर हमें इस बात का भी है कि जल्द से जल्द अब 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके अंदर जो आचार संहिता लगेगी फिर हमारी भर्ती फंसेगी। उसके दौरान अगर यही सरकार बनती है या नई सरकार बनती है या मिलीजुली सरकार बनती है, उसके दौरान भी हमारी भर्ती कैंसिल होने के पूरे आसार रहेंगे। लेकिन अगर वही एक सवाल है कि मोदी जी तो कहते हैं कि नौकरियां बहुत हैं नौजवानों के पास, लेकिन आंकड़े नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे पास। अगर नौकरियों के ये हाल हैं तो सोचिए जनाब कि आंकड़े अगर आपके पास पहुंचते भी हैं तो किस तरीके के आंकड़े पहुंचेंगे, उस पर भी एक सवालिया निशान जरूर रहेगा। हाँ जी, मैं यहाँ एक बात और रखना चाहूँगा कि जो सरकार हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है, सौतेला इसलिए कि हमारी सेम एडवर्टाइजमेंट के अदर सब्जेक्ट को तो ज्वाइनिंग तक दे दी, हमें इंटरव्यू नोटिस तक नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम सौतेले हो गए, या हम हरियाणा के वासी नहीं हैं, या हमने बीजेपी में आस्था नहीं दिखाई थी क्या? मैं तो ये कहता हूँ कि हम तमाम जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं मैथ सब्जेक्ट से हैं, और मैथ सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो स्कूल मैनेजमेंट से लेके, बच्चे से लेके, अभिभावक से लेके, खुद सरकार तक जो है वो उसको एक पिकअप देता है। आंकड़े और समीकरण जो कि राजनीति का खेल है और साथ ही साथ सामाजिक और मैथ का खेल है। तो हम अध्यापकगण आंकड़ों का एक ऐसा समीकरण बना के सरकार को देंगे, अगर वो हमें ज्वाइनिंग देते हैं तो हम बीजेपी सरकार 2019 में फिर लेके आएंगे। अगर वो हमारी बात को सुनते हैं, हमें नौकरी देते हैं, तभी। पूरा जो दारमदार है जनाब, वोट का खेल है। ये भी कहा जाए वोटर्स हैं, हर इनके भी वोट की उतनी अहमियत है जितने किसी एक बड़े कहा जाए कारोबारी के बेटे की या बड़े कारोबारी की वोट की कीमत है। ये भी चाहते हैं कि इनको नौकरी मिले। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अगर चीज़ें सब क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिले किस वजह से? यही एक सवाल मेरे दिमाग में भी है जो मैं चाहता था कि चेयरमैन साहब से पूछूं। मुलाकात वही कि नहीं हो पा रही है, कुछ कारण है, नहीं पता। क्या लगता है आप कहाँ, इससे पहले कहाँ जॉब करती थी? सर, इससे पहले मैं डीएवी में जॉब करती थी, पर वहाँ पर सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि कल को आपकी सिलेक्शन हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब में, तब हमारे स्टूडेंट्स का क्या होगा। और हमें खुद भी लगता है कि सर हम उनके साथ फेयर नहीं करेंगे। और सबसे पहली बात कि वो हमें ज्वाइन ही नहीं करवाते। इस बात को सुनने के बाद वो हमारे ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उनको पता चलता है कि पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, इनका इंटरव्यू हो चुका है, जैसे कि उन्होंने बताया कि सारे मैनेजमेंट्स को पता है कि एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो हमें कहीं ज्वाइन भी नहीं करवाया जा रहा है। तो अभी कुछ तो 2 साल से किया होगा कि चलिए अब वहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो क्या किया? कहीं भी नहीं मिल रही है सर जॉब, कहीं भी नहीं। हमें कहीं भी कोई भी हमें ज्वाइन करवा नहीं रहा। और हमारा दुख क्या है सर, अगर हम एडजस्ट होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम अपने वर्किंग प्लेस पे होते, अच्छे से हम काम कर रहे होते। सर आज हमारा यहाँ आने का रीज़न क्या है कि हमें हर जगह से ठुकराया जा रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पर एजुकेटेड होने के बाद, एलिजिबल होने के बाद जो आज का कैंडिडेट है वो यहाँ खड़े हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है जनाब कि एक ये जो नौजवान है ये ना ही अब प्राइवेट जॉब कर पा रहा है, ना ही सरकारी नौकरी में लग पा रहा है, आखिर ये करे तो करे क्या? तो अभी आज भी आप यहाँ हैं, आज भी आप ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन साहब से बात हो पाए, तो क्या उम्मीद एक लग रही है कि इस बातचीत से क्या समाधान निकल पाएगा? सर हम सुबह आके बैठे थे और अब हमें लग रहा है, पहले तो चेयरमैन सर आए नहीं थे, बोल रहे थे कि चेयरमैन सर तो आएंगे ही नहीं।
हम बोल रहे थे कि भाई हमारी बात करवा दो, या तो सेक्रेटरी से करवा दो या चेयरमैन सर से करवा दो। इन्होंने बोला कि भाई नहीं, अब आएंगे ही नहीं, वो तो अभी आज कांस्टेबल का है, पुलिस में वहाँ पे गए हुए हैं, उनका एग्ज़ाम है कल का, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ये होता है वो होता है, बोला गया हमें। फिर अब चेयरमैन सर आए हैं तो अब देखो क्या रहेगा, हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं बाहर। नहीं तो हमने सोच रखा है हम चाहे 2 दिन लगो या 4 दिन लगो, तब तक हमारा नोटिस नहीं आएगा, हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। ये अब ये ठान चुके हैं कि यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, चाहे 2 दिन लगें, चाहे जितने मर्जी दिन लगें, लेकिन इनको एक चीज़ चाहिए कि इनका जो नोटिस है वो क्लियर हो, इनको जो जॉब है जो मिल जानी चाहिए थी अभी तक, वो इनको मिल जाए। अभी ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कोशिश करेंगे कि चेयरमैन जी से बात हो पाए, लेकिन अगर इनसे बात ही हो पा रही है और चेयरमैन नहीं बात कर पा रहे हैं तो वजह क्या निकाली जाए, ये भी एक सवाल है। बहुत ही छोटा सा सवाल हमारा है कि आखिर इतनी डिले क्यों, जब सारी चीज़ें क्लियर हैं। और यही सवाल मेरे ख्याल से ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं ये भी पूछना चाहेंगे। जनाब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं और इन्हीं नौजवानों से बात करेंगे और आगे की कहानी जानेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनाब, आज जिस मसले पर बात कर रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जनाब, भर्तियां निकाली गई 2015 में, जिसके बारे में हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, लेकिन उस भर्तियों का नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। नौजवानों ने आपको बताया कि क्या पूरा प्रोसीजर रहा, किस तरीके से उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, सारे जो भी स्टे 11 के 11 स्टे उनसे हटाए गए, लेकिन अभी तक उनको नौकरियां नहीं मिली है जो शायद उन्हें 2016 में ही मिल जानी चाहिए थी। आज यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्टे हटने के बाद, कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतना क्यों, इतने आश्वासन देने के बावजूद भी क्यों आज भी ये अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, क्यों इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आज ये कहने पर क्यों मजबूर हैं कि जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, जब तक हमें नौकरियां नहीं मिल जाती, लेटर नहीं मिल जाते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सुबह से ये पूरी जो सभी नौजवान हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। पिछले कहा जाए 1 दिसंबर से 1-2 कुछ ना कुछ जो नौजवान हैं यहाँ पर डटे रहते हैं, ताकि ये ज़रूर ध्यान में रहे कि आखिर हम अभी भी हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। ये जो जनाब हैं, सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं दयालचंद धीमान। दयालचंद जी, आप वकील हैं? हाँ, वकील हूँ। तो आप इन बच्चों के साथ कब से जुड़े हुए हैं? इन बच्चों के साथ मेरे भी पुत्र वधू हैं, मेरी भतीजी भी हैं और भी मेरे रिश्तेदार हैं। मैं पिछले वर्ग से संबंध रखता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा एक मानना था, मैं अक्सर इन बच्चों को भी कहता था ये बहुत बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया सरकार हो नहीं सकती है, आपकी भर्ती करेगी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे देखता रहा, लेकिन मेरा भी सब्र का बांध टूट गया। भाई ये भर्ती अगर स्टेट नया 5 जनवरी को होने जा रहा है, इससे पहले नहीं किया। हम पिछले दिनों 19/12 को माननीय चेयरमैन साहब से मिले थे, उन्होंने ये कहा कि आप चिंता न करें, हम 10 कैंडिडेट बुलाए थे, तो हमारे को चेयरमैन साहब ने ये कहा कि आप टेंशन ना लो, हमारा सारा प्रोसेस पूरा है और सारा प्रोसेस करने के बाद हम असल कोशिश तो करेंगे आज रात को डालने की, अगर रात को नहीं डाल पाए तो अर्ली इन द मॉर्निंग डाल देंगे। फिर हम अगले दिन फिर हमने यहाँ रहा तो हम चेयरमैन से नहीं मिले, सेक्रेटरी साहब से मिले। सेक्रेटरी साहब कहने लगे नहीं भैया मैं डेट तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस सप्ताह में आपका प्रोसेस पूरा कर देंगे। लेकिन वो 1 हफ्ता आज पूरा होने जा रहा है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये जो अभी कैंडिडेट्स पीजीटी मैथ के लगभग 3 साल से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमारा मानना ये है कि जो मनोहर लाल सरकार, मोदी जी ये कहते हैं कि हमारी पारदर्शी सरकार है, मानते हैं, लेकिन पारदर्शी में हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? जो हमारी भर्ती सबसे पहले की जानी थी पीजीटी मैथ की, वो लास्ट में न लेकर आज तक भी कोई इंटरव्यू नहीं किया। हमारा सरकार से, चेयरमैन साहब से, खट्टर साहब से अनुरोध है कि वो हमारी इस भर्ती को पूरा करे। स्टेट नया स्टेट 5 जनवरी को जो होने जा रहा है उससे पहले पूरा करे, ताकि इन हज़ारों बच्चों का भविष्य अंधकार में न हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें दास्तां कहते कहते ख़त्म हो जाएं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती, हम कभी भी कड़ा ऐलान करने से भी नहीं चूकेंगे। हम ये मान के चलते हैं, अगर हमारे बच्चों का ये काम पूरा नहीं किया कि हम कड़ा से कड़ा स्टेप आमरण अनशन भूख हड़ताल करने से भी नहीं चूकूंगा। मैं 65 साल का हूँ। मैं इन बच्चों के लिए ये वादा करता हूँ आपसे कि सरकार से मेरी पुरजोर अपील है, मांग है, निवेदन है कि एस्टेट मैथ का अंतिम परीक्षा परिणाम एस्टेट से पूर्व घोषित किया जाए।
लगातार 1 दिसंबर से यही बात चल रही है। हम चेयरमैन साहब से मिलते हैं, हमारे कुछ कैंडिडेट्स आके मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, और हमें सूचनाएं मिलती हैं, बाद में हम आके देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। तो हम, जैसे दयाल अंकल जी ने भी बताया कि 19 तारीख को मैं भी था यहाँ पे HSSC में, लेकिन तब भी चेयरमैन साहब ने हमें कहा कि हम आज रात को ही कर देंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग में कर देंगे। हमने जो मेंबर्स हैं वो काम पे लगा रखे हैं। तो लेकिन अभी चाहते क्या है कि कितना, अभी उम्मीद कितनी बाकी है कि भैया आज तो हो ही जाएगा, आज बात करने चेयरमैन साहब से आए हैं तो आज काम हो ही जाएगा? हम जब भी आते हैं चेयरमैन साहब से मिलने के लिए तो हमें डेली यही आश्वासन दिए जाते हैं कि बेटा आप साइट चेक करते रहो, हम जल्दी डाल रहे हैं। हमें तो उम्मीद हर रोज़ होती है, लेकिन हमारा सब्र का बांध है जो वो टूट चुका है। आज हमने यहाँ प्लानिंग बनाई है कि अगर आज भी हमारा नोटिस नहीं आता तो हम यहाँ पर रिजाई का प्रबंध करके, गद्दों का प्रबंध करके सर्दी में बाहर ही लेट जाएंगे और भूखे ही लेट जाएंगे जब तक हमारा नोटिस नहीं आता। चाहे हमारा नोटिस कल आए, चेयरमैन साहब से गुजारिश है, मनोहर लाल जी से गुजारिश है कि हमारा नोटिस जल्द से जल्द निकाले, और जब तक हमारा नोटिस नहीं आता तो हम यहीं पर HSSC के सामने लेटे रहेंगे, सर्दी में बाहर लेटे रहेंगे। तब उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम 1 महीना से लगातार HSSC के चक्कर काट रहे हैं। इतनी धुंध में सुबह गाड़ी चला करके आते हैं तो 2-3 बार आज एक्सीडेंट होने से बचा है। हमारे ऊपर हमारे घर की उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर हमारी खुदा ना खास से हमारी दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? हमारे छोटे छोटे बच्चों को आस लगाए बैठे हैं कि हमारे पापा की नौकरी लगेगी, हमारे पति की नौकरी लगेगी, हमारे भाई की नौकरी लगेगी, हमारी बहन की नौकरी लगेगी। तो सारी उम्मीदों पर हमारे पानी फिर जाता तो हम PGT भी नहीं बन पाते। और मेरी चीज़ है जनाब कि एक उम्मीद तो एक परिवार की, एक उस लड़के पर और उस कहा जाए कैंडिडेट पर, उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी सरकारी नौकरी लगने वाली होती, क्योंकि उम्मीदें बन जाती हैं कि चलो यार अब बहुत लंबा संघर्ष कर लिया, अब बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई, अब आराम से ज़िंदगी कटेगी। ये मेरे ख्याल से बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घर में यही हालात होते हैं कि बहुत संघर्ष हो गया, अब बच्चे की नौकरी चलो सरकारी लग गई है, अब इंटरव्यू क्लियर हो गया है, एक कहते हैं कि धड़ निकल गया पूंछ रह गई, वो कहावत वाली बात है। और अब जब इंटरव्यू लटक गया है तो जनाब अब क्या नतीजा निकलेगा, वो सबसे बड़ा चैलेंज की बात है। आज अब किसके साथ आए? मेरी बहू के साथ आई हूँ, मेरे 2 पोती है, मेरा बेटा बेरोजगार है, अंकल है नहीं तुम्हारे, और मैं यही चाहूँ भाई मेरी बहू नौकरी लगे तो हम सुथरा खा सकें। मैं तो देखी इसके सहारे हूँ। बच्चा कितने साल का है? ये बच्चा मैं इसको कई बार लेके आ रही हूँ। रहने दीजिए। इसके बच्चा ये 1 साल 2 महीने का है। 1 साल 2 महीने का है? 1 साल 2 महीने का है। 3 साल के अंदर बैठी हुआ। 3 साल की बच्ची है अंदर बैठी है, दोनों लड़की है। दोनों लड़कियां हैं और जब भी आती हैं इनको साथ लेकर आती हो। आज तो बस टक्कर मार देती, हम मर जाते सारे जने। यहाँ धुंध जो ज़्यादा थी, 2 बसें आपसे दिमाग पास चली खड़े थी। आप देख रहे हैं जनाब कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, एक्सीडेंट की आए दिन खबरें आती हैं। ये अलग अलग हरियाणा के अलग अलग ज़िले से हैं, अलग अलग जगह से हैं और यहाँ पंचकुला में इकट्ठे होते हैं, हर बार इकट्ठे होते हैं कि इस उम्मीद से कि आज चेयरमैन साहब से मुलाकात होगी, आज कुछ कहेंगे और आज फैसला हो ही जाएगा कि चलो ठीक है आज खुशी खुशी घर जाएंगे। लेके आए हैं भी, आज हमारा काम हो जाए, यही खुशी लेकर। हाँ, मैं ऐसे ही बैठी हूँ, ये पक्का ही करके जाऊंगी यहाँ से। उम्मीद यही है कि पक्का करके जाएंगे। अब भाई चेयरमैन साहब ने कह देंगे तुम्हारा काम हो गया, हम जल्दी जाएंगे, चाहे अभी हो जाओ, चाहे सुबह हो जाओ, चाहे कल हो जाओ, उसी टाइम जाएंगे। मेरी बच्ची यही सोएगी। बच्चों की आस है, पत्नियों की आस है, माँ बाप की आस है कि कुछ तो ऐसा करें, कुछ तो ऐसा हो कि ये नौकरियाँ मिल जाएं और जो इनका ज़िंदगी का अभी बाकी का जो सफ़र बचा है वो एक चैन से गुजरे, खुशी से गुजरे और इस उम्मीद में गुजरे कि अब जो ज़िंदगी है वो चैन से कटेगी। लेकिन चेयरमैन जी से बात होनी है, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। लंबे अरसे से हम लोग, एक लंबे टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब से हम भी मुलाकात कर पाएँ, बात कर पाएँ। अभी कहा जाए पर्चियाँ लिख के भेजी गई हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ एक सवाल जानना चाह रहे थे हम भी कि आखिर जनाब बच्चे बार बार आ रहे हैं, क्यों जो है, क्या वजह है जिस वजह से भर्ती लेट हो रही है, किस वजह से रिजल्ट जो है उसके लिए डिले किया जा रहा है? सिर्फ एक छोटा सा ही सवाल है। अब ना जाने क्यों वो समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आए हुए लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और अभी तक समय नहीं दिया गया, ना ही इन नौजवानों को, ना ही हमें। देखते हैं अगर इनसे बात होती है तो आप तक वो बात ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन जनाब आज की आवाम की आवाज़ में इतना ही। एक बार फिर नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।